हेलो नमस्कार एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। मैं सोनी शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब जिसका नाम है लीगल सुपरफास्ट, जहां पर हम बात करते हैं लॉ स्टूडेंट्स को उनकी तैयारी के दौरान आने वाली समस्याओं के बारे में, जुडिशरी के स्टूडेंट्स को आने वाली समस्याओं के बारे में बेयर एक्ट की लॉ मैन की लैंग्वेज को ले मैन की लैंग्वेज में कैसे कन्वर्ट करके पढ़ा जाए, हम इस सब के बारे में बात करते हैं। तो मित्रों, कल तक हमने जो है परसों तक कल तक एक्चुअली मैं आपके साथ इंटरेक्ट नहीं हो पाया था कुछ कारणों से। तो परसों तक हमने जो है आर्टिकल 41 तक हमने कर लिया था, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंदर आर्टिकल 41 तक हमने कर लिया था। आज हम शुरू करेंगे आर्टिकल 42 से लेकर के। तो हम ज़्यादा समय न लगाते हुए आज का हमारा कार्य शुरू करते हैं। प्लीज़ इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। अब हम आर्टिकल 42 अब हम करने जा रहे हैं। क्या कहता है आर्टिकल 42? आर्टिकल 42 क्या कहता है? प्रोविजन फॉर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ। आर्टिकल 42 क्या कहता है? प्रोविजन फॉर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ। कि राज्य स्टेट शैल मेक प्रोविजन फॉर सिक्योरिंग जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस ऑफ वर्क एंड फॉर मैटरनिटी रिलीफ। क्या करेगा कि स्टेट प्रयास करेगा कि सभी को जो है न्याय संगत, जस्ट का मतलब क्या होता है? जस्टिसिएबल, यानी न्याय संगत और मानवोचित दशाएं। ह्यूमन कंडीशंस का मतलब काम की, ह्यूमन कंडीशंस ऑफ वर्क का मतलब काम की मानवोचित दशाएं प्रदान की जाएं, तथा मैटरनिटी रिलीफ का भी जो है वो प्रोविज़न करेगा। मैटरनिटी रिलीफ का मतलब क्या होता है? मातृत्व सहायता यानी प्रसूति सहायता। जो हमारी महिलाएं जो होती हैं, जो गर्भवती महिलाएं होती हैं, या जो जिनके छोटे बच्चे होते हैं, जैसे मैटरनिटी लीव वगैरह दी जाती है जैसे महिलाओं को, ठीक है। या जो है वर्क प्लेस पर जो क्रचेज वगैरह की जो सुविधा की जाती है महिलाओं के बच्चों के लिए, तो इस तरह की वो मैटरनिटी लीव प्रोवाइड करवाएगा। दोबारा सुनिएगा कि इसको हम एक बार हिंदी में भी पढ़ लेते हैं। आज मैं हिंदी भी लेकर आया हूँ, इसका हिंदी वर्जन भी हम इसमें पढ़ेंगे। क्या कहता है देखिए जरा। क्या कहता है आर्टिकल 42? काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध राज्य काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं को सुनिश्चित करने के लिए और प्रसूति सहायता के लिए उपबंध करेगा। क्या कहता है कि राज्य जो होगा, जो स्टेट होगा, वो प्रत्येक व्यक्ति को काम की जो है न्याय संगत और मानवोचित दशाएं यानी जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस ऑफ वर्क, जिन कंडीशंस के अंदर काम किया जा सके और जो कि कठिन नहीं हो, मतलब इन द सेंस, और जो महिलाएं होंगी, जो लेडीज होंगी, उनको जो है मैटरनिटी रिलीफ, काम के दौरान मैटरनिटी रिलीफ यानी प्रसूति सहायता, यानी जैसे क्रचेज, छोटे बच्चों के लिए क्रचेज या मैटरनिटी लीव वगैरह जो प्रोवाइड करवाए जाते हैं स्टेट के द्वारा, उन सब का प्रयास करेगा। दोबारा सुनिएगा, आर्टिकल 42 क्या कहता है कि राज्य जो होगा, जो स्टेट होगा, वो क्या प्रयास करेगा कि सभी लोगों को जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ जो है उनको प्रोवाइड करवाया जाए। ये स्टेट की ड्यूटी होगी। मैटरनिटी रिलीफ के अंदर हम देखते हैं कि जैसे हम कई बार देखते हैं कि जहाँ पर महिलाएं काम कर रही होती है, तो वहाँ पर उनके बच्चों के लिए जो क्रचेज वगैरह बनाए जाते हैं, जो 2 से 2.5 साल 3 साल तक के जो बच्चे होते हैं उनकी देखरेख के लिए, ताकि महिलाएं काम कर सके और उनके बच्चे जो वहाँ पर जो क्रचेज के अंदर
उनकी देखभाल भी हो सके। और जैसे मैटरनिटी लीव वगैरह दी जाती है बच्चों का पालन पोषण करने के लिए महिलाओं को, जो काम करने वाली जो महिलाएं होती हैं, ठीक है। और ह्यूमन कंडीशंस ऑफ वर्क का मतलब क्या होता है कि जैसे काम जहाँ पर हो रहा है वहाँ पर साफ सफाई हो, साफ पानी हो, साफ हवा हो, इस तरह की चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। तो ये सब जो है कंडीशंस जो है राज्य जो है, जो स्टेट है जो है वो प्रोवाइड करवाएगा। और जो महिलाओं को भी जो है मैटरनिटी लीव प्रोवाइड करेगा, ये स्टेट की ड्यूटी है। इसलिए जो है स्टेट इस तरह की काम करवाएगा। उसके बाद अगला क्या कहते हैं आपका आर्टिकल 43 पर अब हम आते हैं। आर्टिकल 43 हमारा क्या कहता है, लिविंग वेज एटसेट्रा फॉर वर्कर्स। क्या कहता है कि राज्य जो होगा सभी को लिविंग वेज वगैरह प्रोवाइड करवाएगा। लिविंग वेज का मतलब होता है जीवन निर्वाह योग्य मजदूरी, यानी कम से कम इतनी मजदूरी, कितना उनको वेजेस जो है प्रोवाइड करवाएगा जिससे कि उनका जीवन निर्वाह हो सके, ठीक है। द स्टेट शैल एंडेवर टू सिक्योर, स्टेट प्रयास करेगा तो सिक्योर करने का कि बाई सुटेबल लेजिस्लेशन और इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन और इन एनी अदर वे all to all workers agricultural industrial or otherwise work a living wage conditions of work ensuring a decent standard of life and full enjoyment of leisure and social and cultural opportunities, and in particular the state shall endeavor to promote cottage industries on an इंडिविजुअल और कोऑपरेटिव बेसिस इन रूरल एरियाज। दोबारा सुनिएगा क्या कहता है कि द स्टेट शैल एंडेवर, राज्य प्रयास करेगा, टू सिक्योर, किस चीज़ के लिए, किस चीज़ को सिक्योर करने के लिए, इसको एक बार हम बाद में पढ़ेंगे, किस चीज़ को सिक्योर करने के लिए राज्य प्रयास करेगा, टू सिक्योर टू ऑल वर्कर्स, सभी वर्कर्स को, चाहे वो एग्रीकल्चरल हो यानी कृषि खेती हर मजदूर हों, या कृषि के काम में लगे हुए जो वर्कर्स हैं वो हों, इंडस्ट्रियल वर्कर्स हों यानी औद्योगिक वर्क मजदूर हों, या अदरवाइज या अन्य किसी प्रकार के वर्कर हों, उनको क्या क्या प्रोवाइड करवाएगा, वर्क यानी उनको काम प्रोवाइड करवाएगा। लिविंग वेज, लिविंग वेज का मतलब मैंने आपको बताया था जीवन निर्वाह योग्य मजदूरी, कम से कम मिनिमम वेजेस उनको जो है वो प्रोवाइड करवाएगा। कंडीशंस ऑफ वर्क इंश्योरिंग डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, कि उनका जो है लाइफ के डिसेंट स्टैंडर्ड को इंश्योर जो करे वैसी कंडीशंस ऑफ वर्क उनको प्रोवाइड करवाएगा। यानी क्या कहता है कि उनके जो शिष्ट जीवन को जो है डिसेंट स्टैंडर्ड यानी उनको सम्मानजनक जो जीवन है उनको जो उसको जो सिक्योर करे, उसको जो इंश्योर करे वैसी कंडीशंस काम की उनको प्रोवाइड करवाएगा। एंड फुल एंजॉयमेंट ऑफ लीजर, लीजर का मतलब होता है अवकाश या फुर्सत, यानी उनको जो है वो अपने अवकाश का, अपनी छुट्टी का जो है या अपनी फुर्सत के पलों का जो है फुल एंजॉयमेंट कर सके। एंड सोशल एंड कल्चरल अपॉर्चुनिटीज, और उनको जो है सामाजिक और कलात्मक अपॉर्चुनिटीज अवसर प्रोवाइड करवाएगा। एंड इन पर्टिकुलर द स्टेट शैल एंडेवर टू प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्रीज, और पर्टिकुलरली स्टेट जो प्रयास करेगा कि जो कुटीर उद्योग होते हैं, कुटीर उद्योग का मतलब मैंने आपको बताया था, कुटीर उद्योग का मतलब होता है जो अपने गांव के अंदर जो छोटे छोटे जो जैसे हथकरघा उद्योग वगैरह होते हैं, इस तरह के जो माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज जिसको हम बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज, एमएसएमई। कॉटेज इंडस्ट्री को हम कैसे क्या कहते हैं, कॉटेज इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है कि जो हमारे जो मीडियम या जो स्मॉल इंडस्ट्री जो होती है, जिसको हम आप शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं एमएसएमई, एमएसएमई। तो आर्टिकल 43 क्या कहता है कि जो स्टेट होगा वो पर्टिकुलरली एमएसएमई को जो है रूरल एरियाज के अंदर जो कॉटेज इंडस्ट्री है, जो कुटीर उद्योग है, जैसे हथकरघा उद्योग वगैरह हो गए, तो इनको जो है प्रमोट करेगा। दोबारा सुनिएगा, उसको प्रमोट करने के लिए हमने एक वर्ड जो स्किप किया था वो क्या था, जो हमने कहा था कि भाई हम बाद में पढ़ेंगे, वो था आपका और इनको कैसे सिक्योर करेगा, बाई सूटेबल लेजिस्लेशन, बाई सूटेबल लेजिस्लेशन, उपयुक्त
विधान बनाकर और इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन या फिर किसी आर्थिक संगठन के द्वारा और इन अन्य द्रव्य और या फिर किसी अन्य तरीके से, दोबारा सुनिएगा, आर्टिकल 43 क्या कहता है, लिविंग वेज एक्सेट्रा फॉर वर्कर्स, वर्कर्स के लिए या कर्मियों के लिए जो है जीवन निर्वाह योग्य मजदूरी, यानी उनको मिनिमम वेजेस, लिविंग वेजेस का दूसरा मतलब हम निकाल सकते हैं कि जो मिनिमम वेजेस जो उनके लिए ज़रूरी है, उनके लाइफ के लिए, उनके जीवन निर्वाह के लिए ज़रूरी है, उतनी वेजेस उनको प्रोवाइड करवाएगा। तो इसमें पूरा क्या कहते हैं कि सुनिए, द स्टेट शेल एंडेवर टू सिक्योर, स्टेट जो है प्रयास करेगा सिक्योर करने का, बाई सूटेबल लेजिस्लेशन, बाई सूटेबल लेजिस्लेशन से लेकर के बाई सूटेबल लेजिस्लेशन से लेकर के और एनी अदर वे तक का, इसको हम एक बार स्किप करते हैं, तो इसको स्किप करते हुए पढ़िए, द स्टेट शेल एंडेवर टू सिक्योर टू ऑल वर्कर्स, सभी वर्कर्स को क्या करेगा, कौन कौन से वर्कर्स, चाहे वो एग्रीकल्चरल हो, चाहे वो इंडस्ट्रियल वर्कर्स हो या अदरवाइज या अन्य वर्कर्स हो, तो उनको क्या क्या प्रोवाइड करवाएगा, वर्क यानी काम, ए लिविंग वेज यानी जीवन निर्वाह योग्य मजदूरी या मिनिमम वेज, कंडीशंस ऑफ वर्क एंश्योरिंग डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, सम्मान, उनकी जो लाइफ है उनका जो सम्मानजनक जो स्टैंडर्ड है, उनका डिसेंट स्टैंडर्ड है, उनको इंश्योर करने वाली जो वर्क की कंडीशंस होगी, जो काम की दशाएं होगी, वो प्रोवाइड करवाएगा। एंड फुल एंजॉयमेंट ऑफ लीजर, यानी उनका जो छुट्टी या उनके जो फुर्सत के जो पल होंगे उनका फुल एंजॉयमेंट उनको प्रोवाइड करवाएगा। एंड सोशल एंड कल्चरल अपॉर्चुनिटीज़, और उनकी जितनी भी सामाजिक और कलात्मक जो अपॉर्चुनिटीज़, जो अवसर होंगे वो उनको प्रोवाइड करवाएगा। एंड इन पर्टिकुलर, और पर्टिकुलरली स्टेट क्या करेगा, द स्टेट शेल एंडेवर टू प्रमोट, स्टेट प्रयास करेगा प्रमोट करने का कॉटेज इंडस्ट्रीज, कुटीर उद्योग जैसे हथकरघा उद्योग वगैरह, ऑन एन इंडिविजुअल और कोऑपरेटिव बेसिस, या तो किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत रूप से या जो है कोऑपरेटिव बेसिस का मतलब किसी सहकारी आधार पर, सहकारिता के आधार पर, सहकारिता का मतलब जहाँ एक से ज़्यादा आदमी मिलकर के काम कर रहे हों, किसी सहकारी संगठन को बना करके काम कर रहे हों, उसके आधार पर जो है रूरल एरियाज़ के अंदर, जो अपने ग्रामीण जो इलाके हैं, गांव जो हैं, उनके अंदर कॉटेज इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करने का प्रयास करेगा। और इन सब के लिए वो क्या बनाएगा, बाई सूटेबल लेजिस्लेशन, उपयुक्त विधान और इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन या आर्थिक संगठन, और इन यानी अदर वे। अब इसकी एक बार हम हिंदी भी देख लेते हैं, क्या कहता है, ये रहा, कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी, आर्टिकल 43 में पढ़ रहा हूँ हिंदी के अंदर, कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि राज्य उपयुक्त विधान या आर्थिक संगठन द्वारा या अन्य किसी रीति से कृषि के या उद्योग के या अन्य प्रकार के सभी कर्मकारों को काम, निर्वाह मजदूरी, शिष्ट जीवन स्तर और अवकाश का संपूर्ण उपभोग सुनिश्चित करने वाली काम की दशाएं तथा सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर प्राप्त कराने का प्रयास करेगा। और विशिष्टतः ग्रामों में कुटीर उद्योगों को वैयक्तिक या सहकारी आधार पर बढ़ाने का प्रयास करेगा। दोबारा सुनिएगा, आर्टिकल 43 हमारा क्या कहता है कि जो स्टेट, आर्टिकल 43 की हेडिंग है लिविंग वेजेस एटसेट्रा फॉर वर्कर्स, कर्मियों के लिए या वर्कर्स के लिए जो निर्वाह मजदूरी यानी जीवन निर्वाह के जितना उनकी लाइफ के लिए जो है जीवन लाइफ को स्पेंड करने के लिए या जीवन निर्वाह के लिए जो है मजदूरी जितनी उनको चाहिए या मिनिमम वेजेस जिसको हम बोलते हैं, कम से कम उतनी वेजेस उनको प्रोवाइड करवाएगा। अब इसके अंदर क्या कहते हैं कि जो स्टेट होगा वो कोई सूटेबल लेजिस्लेशन बना करके या किसी इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा या किसी अन्य तरीके से सभी जो वर्कर्स हैं, चाहे वो एग्रीकल्चरल वर्कर हो, चाहे वो आपके इंडस्ट्रियल वर्कर हो या किसी अन्य प्रकार के वर्कर हो, उनको क्या क्या प्रोवाइड करवाएगा, उनको वर्क प्रोवाइड करवाएगा, काम प्रोवाइड करवाएगा, यानी लिविंग वेजेस प्रोवाइड करवाएगा, यानी मिनिमम वेजेस या जीवन निर्वाह योग्य मजदूरी प्रोवाइड करवाएगा, या जो है उनको उनकी जो डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ को इंश्योर करते हुए उनको कंडीशंस ऑफ वर्क जो है ऐसी प्रोवाइड करवाएगा जो कि उनका डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ को इंश्योर करे, उनके फुल एंजॉयमेंट ऑफ लीजर यानी उनके अवकाश या फुर्सत के पलों को जो है का जो फुल एंजॉयमेंट इंश्योर करे,
और उनके जो कल्चरल और सोशल अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनका जो एंजॉयमेंट उनको प्राप्त कराने का जो है वो प्रयास करेगा राज्य। और पर्टिकुलरली स्टेट जो होगा वो रूरल एरियाज के अंदर कॉटेज इंडस्ट्री को प्रमोट करेगा, चाहे वो इंडिविजुअल लेवल पर हो या किसी कोऑपरेटिव बेसिस पर हो। ये हमारा आर्टिकल 43 कहता है। उसके बाद हम आते हैं अगला अपना आर्टिकल 43। हमारा अगला जो आर्टिकल है वो है हमारा आर्टिकल 43A। आर्टिकल 43A क्या कहता है? पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स। ये सबसे पहली बात तो आर्टिकल 43A जो है वो हमारा 42nd अमेंडमेंट से जोड़ा गया था। जो आर्टिकल 43A है वो हमारा जोड़ा गया था 42nd अमेंडमेंट से 1976 के अंदर, जो कि लागू हुआ था आपका 1977 से। क्या कहता है आर्टिकल 43A? आर्टिकल 43A क्या कहता है? पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। आर्टिकल 43A दोबारा पढ़ रहा हूँ। पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। उद्योगों के मैनेजमेंट या प्रबंधन में जो वर्कर्स का पार्टिसिपेशन। आर्टिकल 43A की हेडिंग क्या है? पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। उद्योगों के, इंडस्ट्रीज का मतलब उद्योग के मैनेजमेंट या प्रबंधन में वर्कर्स का पार्टिसिपेशन। द स्टेट शैल टेक स्टेप्स। राज्य कदम उठाएगा बाई सुटेबल लेजिस्लेशन और इन एनी अदर वे, कोई उपयुक्त विधान या बनाकर या किसी अन्य तरीके से, टू सिक्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स, जो वर्कर्स की जो पार्टिसिपेशन उसको सिक्योर करने के लिए, उसको प्राप्त कराने के लिए, इन द मैनेजमेंट ऑफ अंडरटेकिंग्स। जो हमारे अंडरटेकिंग्स का मतलब होता है इंडस्ट्रीज वगैरह, तो इंडस्ट्रीज वगैरह के मैनेजमेंट के अंदर, या इस्टाब्लिशमेंट और अदर ऑर्गेनाइजेशंस इंगेज्ड इन एनी इंडस्ट्री। दोबारा सुनिएगा कि जो स्टेट शैल टेक steps by suitable legislation or in any other way to secure the participation of workers in the management of any of undertakings, establishment or other organization engaged in any industry। इसको हम हिंदी में भी पढ़ देते हैं ताकि आपको समझ में आए। आर्टिकल 43, ये रहा आर्टिकल 43 क्या है? उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना। राज्य किसी उद्योग में लगे हुए उपक्रमों का मतलब अंडरटेकिंग, स्थापनों यानी एस्टैब्लिशमेंट या अन्य संगठन या अदर जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त विधान द्वारा या अन्य रीति से कदम उठाएगा। दोबारा सुनिएगा, आर्टिकल 43A या 43 क्या कहता है कि उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना, यानी क्या कहता है? पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। राज्य यानी स्टेट जो होगा किसी उद्योग में यानी किसी इंडस्ट्री के अंदर लगे हुए उपक्रम यानी अंडरटेकिंग्स, एस्टैब्लिशमेंट यानी स्थापन या अन्य संगठनों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त विधान द्वारा या किसी अन्य रीति से कदम उठाएगा। दोबारा सुनिए, आर्टिकल 43A जो है वो हमारा क्या कहता है कि पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। जो इंडस्ट्रीज जो होते हैं, हमारे जो उद्योग होते हैं, उनके मैनेजमेंट के में जो पार्टिसिपेशन, जो वर्कर्स का जो पार्टिसिपेशन होगा वो कैसे क्या कुछ होगा। द स्टेट शैल टेक स्टेप्स। राज्य कदम उठाएगा, स्टेट शैल टेक स्टेप्स टू सिक्योर। एक बार इसको बाई सुटेबल लेजिस्लेशन और इन एनी अदर वे, यहाँ ये जो है इस पोर्शन को जो है हम एक बार स्किप करते हैं, इसके बाद का पढ़ते हैं। टू सिक्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स, द स्टेट शैल टेक स्टेप्स टू सिक्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ द वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ अंडरटेकिंग्स, एस्टैब्लिशमेंट और अदर ऑर्गेनाइजेशन इंगेज्ड इन एनी इंडस्ट्री। राज्य कदम उठाएगा टू सिक्योर द पार्टिसिपेशन कि वर्कर्स का पार्टिसिपेशन करने के लिए किस चीज़ के मैनेजमेंट में, मैनेजमेंट ऑफ अंडरटेकिंग्स यानी उपक्रम वगैरह, एस्टैब्लिशमेंट या इंडस्ट्री के अंदर कोई एस्टैब्लिशमेंट है, और अदर ऑर्गेनाइजेशन इंगेज्ड इन एनी इंडस्ट्री।
किसी उद्योग में लगे हुए किसी उपक्रम या किसी स्थापन या अन्य ऑर्गेनाइजेशन, जो अन्य किसी संगठन का को जो मैनेजमेंट है उसके अंदर वर्कर्स की जो पार्टिसिपेशन है उसको जो है सिक्योर करेगा। और वो कैसे सिक्योर करेगा, हम अब पढ़ते हैं बाई सूटेबल लेजिस्लेशन और इन दरबे। यानी आर्टिकल 43 का ए क्या कहता है, आर्टिकल 43 का ए जो है वो ये बात करता है कि स्टेट जो होगा वो वर्कर्स का पार्टिसिपेशन, इंडस्ट्रीज के मैनेजमेंट में वर्कर्स का जो पार्टिसिपेशन है उसको जो है सिक्योर करेगा। आपने कई बार देखा होगा, जैसे पुरानी फिल्मों में ही देख लीजिए, जो या जो हमारी जो इंडस्ट्रीज वगैरह होती है उनके अंदर भी जो है काफ़ी वर्कर्स यूनियंस वगैरह बनी होती हैं, ट्रेड यूनियंस वगैरह बनी होती हैं। तो ये सब किस लिए होता है, ये जो वर्कर यूनियन वगैरह होती है, लेबर यूनियंस वगैरह जो होती है, ये क्या होती है, ये एक तरह के वर्कर्स जो होते हैं उनका मैनेजमेंट में ही पार्टिसिपेशन का ही एक तरीका होता है। ये जो यूनियंस वगैरह जो होती है, जो लेबर यूनियंस या वर्कर्स यूनियंस जो वगैरह जो बनाई जाती है, ये जो है इंडस्ट्रीज के अंदर वर्कर्स के पार्टिसिपेशन को इंश्योर करने के लिए ही तो बनाई जाती है। तो आर्टिकल 43 ए जो है ये कहता है कि स्टेट जो होगा बाय सूटेबल लेजिस्लेशन या किसी अन्य तरीके से जो वर्कर्स का पार्टिसिपेशन होगा जो इंडस्ट्री के मैनेजमेंट के अंदर, उसको सिक्योर करेगा। यही हमारा आर्टिकल 43 ए कहता है। जैसे आपने देखा होगा लेबर यूनियंस वगैरह बनी होती है, या आप किसी भी उसके अंदर चले जाए, सरकारी या जो प्राइवेट किसी भी इंडस्ट्री के अंदर चले जाएं, वहाँ पर हर तरह की यूनियन आपको बनी मिलेंगी। तो उन सब का जो है यहीं से उनका प्रोविज़न होता है, वही आर्टिकल 43 ए ही उनको जो है इस तरह की पावर देता है। उसके बाद अगला क्या कहते हैं, हम आते हैं अगला 43 बी के अंदर। आर्टिकल 43 बी जो है वो हमारा क्या कहता है कि प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। ये आर्टिकल 43 बी जो है वो 97th अमेंडमेंट से 2012 में जोड़ा गया था। 97th अमेंडमेंट 2011 में जो आया था, लागू हुआ था 2012 में, तो उससे ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का जो कंसेप्ट जोड़ा गया था। ध्यान रखिएगा जो 97th अमेंडमेंट जो हमारा हुआ था उसके अंदर 3 आर्टिकल जोड़े गए थे, तीन प्रोविजन उसके अंदर जोड़े गए थे कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड। और वो क्या थे, जो हमारा 97th अमेंडमेंट हुआ था वो क्या था, 97th अमेंडमेंट जो हुआ था वो क्या था, उसके अंदर क्या क्या जोड़ा गया था। एक तो आपका आर्टिकल 19 के क्लोज 1 के सब क्लोज सी के अंदर जोड़ा गया था। आर्टिकल 19 का जो क्लोज 1 का जो सब क्लोज सी है उसके अंदर कोऑपरेटिव सोसाइटीज वर्ड जोड़ा गया था, जो कि हमारा बात करता है कि भाई किसी भी प्रकार की यूनियन वगैरह बना सकते हैं और कर सकते हैं। तो मतलब इन द सेंस उसके अंदर ये जो है जोड़ा गया था। आर्टिकल 19 के क्लोज 1 के सब क्लोज सी के अंदर जो आपका कोऑपरेटिव वर्ड जोड़ा गया था। उसके बाद अगला दूसरा जो चेंज हुआ था वो हुआ था आपका कि इस आपका आर्टिकल 43 बी जोड़ा गया था, जो कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में ही बात करता है, आर्टिकल 43 बी। और एक अलग से एक पार्ट जोड़ा गया था, वो था आपका पार्ट 9 बी, जो कि हमारा पार्ट 9 बी, जो कि हमारा कोऑपरेटिव सोसाइटीज से संबंधित है, जो कि आर्टिकल 243 जेड ए से लेकर के जेड जी तक है। ये 3 चीजें हमारे 97th अमेंडमेंट से 2012 में जोड़ी गई थी। आर्टिकल 19 के क्लोज 1 के सब क्लोज सी के अंदर कोऑपरेटिव वर्ड, और आर्टिकल 43 बी और पार्ट 9 बी, ये जो है 3 चीजें 97th अमेंडमेंट से जो है जोड़ी गई थी। उसके बाद अगला क्या कहते हैं, क्या कहता है हमारा 43 बी, देखिए ध्यान से, प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं उनके प्रमोशन के लिए जो यानी सहकारी समितियां, आपने देखा होगा कि गांव के अंदर या रूरल एरियाज के अंदर स्पेशली
कई लोग, सहकारी समिति का मतलब क्या होता है कि कुछ लोग मिलकर के कोई संगठन बनाते हैं, कोई काम करते हैं, कोई ग्रुप बनाते हैं जिसके तहत जो है वो कोई बिजनेस, छोटा मोटा बिजनेस करते हैं और करते हैं, तो उस चीज को बोलते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव का मतलब एक दूसरे का कोऑपरेशन करते हुए जो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हैं, जो लोगों का जो समूह है वो काम करता है, किसी एक पर्टिकुलर पर्पज के लिए काम करता है, तो उसको हम कोऑपरेटिव सोसाइटी बोलते हैं। ये क्या कहता है कि द स्टेट शैल एंडेवर टू प्रमोट वॉलंटरी फॉर्मेशन, राज्य जो है प्रयास करेगा किसको प्रमोट करने का, वॉलंटरी फॉर्मेशन, ऑटोनोमस फंक्शनिंग, यानी वॉलंटरी का मतलब स्वैच्छिक फॉर्मेशन, स्वैच्छिक क्या कहते हैं आपका, स्वच्छ वॉलंटरी फॉर्मेशन, ऑटोनोमस फंक्शनिंग, डेमोक्रेटिक कंट्रोल एंड प्रोफेशनल मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। इसका हम हिंदी भी एक बार पढ़ लेते हैं, क्या कहता है ये, हिंदी वर्जन भी एक बार इसका पढ़ते हैं, क्या कहता है। सहकारी सोसाइटियों का संवर्धन, आर्टिकल 43 है जो मैं इसके अंदर पढ़ने जा रहा हूं। क्या कहता है कि राज्य सहकारी सोसाइटियों की स्वैच्छिक विरचना, स्वैच्छिक रचना लगा लीजिए, विरचना नहीं, रचना, उनके स्वशासी कार्यकरण यानी ऑटोनोमस फंक्शनिंग का मतलब उनका फ्री काम जो करे, उसके बाद अगला कहते हैं लोकतांत्रिक नियंत्रण यानी डेमोक्रेटिक कंट्रोल और वृत्तिक प्रबंधन का संवर्धन करने का प्रयास करेगा। एक बार दोबारा इसको इंग्लिश में ही देखते हैं। क्या कहता है कि आर्टिकल 43B, प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज, जो सहकारी समितियों हैं उनका प्रमोशन, द स्टेट शेल एंडेवर टू प्रमोट वॉलंटरी फॉर्मेशन, जो स्टेट जो होगा वो प्रयास करेगा किसको प्रमोट करने का, वॉलंटरी फॉर्मेशन का मतलब स्वैच्छिक रचना, ऑटोनोमस फंक्शनिंग, ऑटोनोमस फंक्शनिंग का मतलब होता है कि वो किसी के अधीन नहीं होंगी, वो अपना काम खुद करेंगी, वो किसी भी उस चीज़ के अधीन नहीं होंगी। यानी आप ध्यान रखिएगा कोऑपरेटिव सोसाइटी जो होती है वो स्टेट वगैरह के अधीन कहाँ होती है, वो अपना ऑटोनोमस फंक्शन होता है, उनका खुद का काम होता है। डेमोक्रेटिक कंट्रोल, जो उनके अंदर जो कंट्रोल होगा वो किसी एक पर्सन का नहीं होगा, सभी का समान रूप से कंट्रोल होगा, यानी डेमोक्रेटिक कंट्रोल होगा। और प्रोफेशनल मैनेजमेंट, उनका जो है पेशेवर प्रबंधन, पेशेवर प्रबंधन का मतलब क्या होगा कि वो उचित जो प्रबंधन जो है कोऑपरेटिव सोसाइटीज का, उसको जो है प्रमोट करने का प्रयास करेगा। दोबारा सुनिएगा, आर्टिकल 43 का जो 43B जो है वो क्या कहता है कि राज्य जो होगा, जो स्टेट होगा, वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज के वॉलंटरी फॉर्मेशन, उनकी ऑटोनोमस फंक्शनिंग, उनके डेमोक्रेटिक कंट्रोल और उनके प्रोफेशनल मैनेजमेंट को जो है प्रमोट करने का पूरा प्रयास करेगा। आर्टिकल 43 का बी जो है, आर्टिकल 43B जो है वो क्या कहता है कि स्टेट शेल एंडेवर टू प्रमोट वॉलंटरी फॉर्मेशन, ऑटोनोमस फंक्शनिंग, डेमोक्रेटिक कंट्रोल एंड प्रोफेशनल मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। राज्य जो होगा वो कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो सहकारी समितियां होंगी, उनके जो है स्वैच्छिक, वॉलंटरी का मतलब स्वैच्छिक, यानी लोग अपनी मर्जी से जो है एक कोऑपरेटिव सोसाइटी यानी सहकारी समिति बना सकेंगे, उनका ऑटोनोमस फंक्शनिंग, और जो वो सहकारी समिति बनाएंगे वो उसमें अपनी मर्जी से काम करेंगे, जो भी वो काम करना चाहेंगे, बस वो काम लीगल होना चाहिए, इलीगल नहीं, ये तो निहित है। तो उसके बाद अगला कहते हैं डेमोक्रेटिक कंट्रोल, वो जो सोसाइटी जो बनेगी उसके अंदर डेमोक्रेटिक कंट्रोल होना चाहिए, यानी उसके अंदर किसी एक व्यक्ति का या एक ग्रुप का जो है राज नहीं होना चाहिए, उनका जो उसका कंट्रोल नहीं होना चाहिए, सबका कंट्रोल बराबर होना चाहिए। और जो प्रोफेशनल मैनेजमेंट है, प्रोफेशनल मैनेजमेंट का मतलब उस सोसाइटी को जो है प्रोफेशनली जो है मतलब एक पेशे के रूप में, पेशेवर के रूप में जो है उसका मैनेजमेंट यानी प्रबंध किया जाना चाहिए। इन सब बातों को जो है स्टेट प्रमोट करेगा। उसके बाद हम आते हैं अपना अगला आर्टिकल 44 जो कि बात करता है यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में, समान नागरिक संहिता। आर्टिकल 44 क्या कहता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द सिटीजन्स, ध्यान रखिएगा सिटीजन्स वर्ड यहाँ पर यूज किया गया, नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता या समान सिविल संहिता। द स्टेट शेल एंडेवर टू सिक्योर
फॉर द सिटीजन्स ए यूनिफॉर्म को सिविल कोड थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। राज्य जो होगा वो प्रयास करेगा किसको प्राप्त करने का, कि नागरिकों के लिए, सिटीजन्स के लिए एक यूनिफॉर्म सिविल कोड हो, यानी समान नागरिक संहिता हो पूरे भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर। दोबारा सुनिएगा, इसके हम हिंदी वर्जन और पढ़ते हैं। हिंदी वर्जन इसका क्या कहता है, नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता, आर्टिकल 44 में पढ़ रहा हूं, नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता। राज्य भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त कराने का प्रयास करेगा। क्या कहता है हमारा आर्टिकल 44? आर्टिकल 44 जो है हमारा वो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है। क्या कहता है कि स्टेट जो होगा, स्टेट जो होगा वो उसके जितने भी सिटीजन्स नागरिक हैं उन सब के लिए एक यूनिफॉर्म सिविल कोड प्राप्त कराने की, यानी सिक्योर करने के का जो है इंश्योर करेगा, एंडेवर उनका प्रयास करेगा। आर्टिकल 44 के यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बात करता है, एक समान सिविल संहिता, समान नागरिक संहिता के बारे में बात करता है। आपने कई बार देखा होगा कि भी कई बार बहस आजकल चल रही है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। तो ध्यान रखिएगा हमारे यूनिफॉर्म सिविल कोड के अंदर क्या होता है कि जैसे देखिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन या हमारे जो लॉज है, जो हमारे पैनल कोड वगैरह हैं, पैनल लॉज जो हैं वो सारे लगभग सेम है। उसमें किसी भी धर्म के लिए कोई भी जो है अलग से ये नहीं कि भी मुस्लिम्स के लिए कोई अलग से पैनल लॉ है। 98% मामलों के अंदर हमारे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड या यूनिफॉर्म कोड है। जैसे अगर यदि मान लिया कोई हमारा इंडियन पैनल कोड है, वो सभी पर लागू होता है, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सब पर लागू होता है। उसके बाद अगला क्या कहते हैं आपका कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, वो सबके ऊपर लागू होता है। उसके बाद अगला क्या कहते हैं एविडेंस एक्ट है और है। तो ये सब चीज़ें हैं। तो अब बाकी का बच गया कि बस एक जगह बचती है जिसके अंदर जैसे हमारे मैरिज लॉज हैं या जो डाइवोर्स के जो लॉ हैं वो हर एक धर्म के अलग अलग है। जैसे मुस्लिम्स का शरीयत लॉ चलता है, मुस्लिम पर्सनल लॉ एप्लीकेशन 1937 का है जिसको हम शरीयत लॉ बोलते हैं। हिंदूज के अंदर हिंदू मैरिज एक्ट चलता है, ठीक है, या स्पेशल मैरिज एक्ट होता है कहीं पर। तो इस तरह से जो है अलग अलग जो है जो मैरिज के जो खास करके जो लॉज हैं, जो प्रॉपर्टी से संबंधित जो लॉज हैं, उसके अंदर हर एक धर्म के अंदर अपने अलग अलग लॉ हैं। उसके अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात यहाँ पर की जाती है। ध्यान रखिएगा जो हमारे पैनल कोड हैं वो सबके लिए यूनिफॉर्म है। 98% मामलों में हमारे पास यूनिफॉर्म कोड है। केवल कुछ मैरिजेस के और कुछ प्रॉपर्टी के कुछ लॉज के को छोड़ करके बाकी सब में जो है लॉ बराबर है। सभी धर्मों के लिए एक समान कानून है। तो हमारा जो आर्टिकल 44 क्या कहता है कि भी स्टेट जो होगा सभी नागरिकों के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड प्राप्त करने का प्रयास करेगा। इसके लिए एक हमारा जो है फेमस एक केस है शाहबानो बेगम का केस, जिसका पूरा नाम है मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाहबानो बेगम, जो कि 1985 का जजमेंट आया था। 1978 में ये केस फाइल हुआ था। शाहबानो एक जो 62 साल की मुस्लिम महिला थी जिसको उसके पति मोहम्मद अहमद खान ने जो है तलाक दे दिया था, और उसने जो है मेंटेनेंस के लिए जो है केस फाइल किया था। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने उसको मेंटेनेंस अलाउ किया था। उसको सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को बदलने के लिए फिर जो है अपनी संसद ने उस टाइम 1986 में एक एक्ट पास किया था, मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डाइवोर्स एक्ट 1986। इसमें जो है इस एक्ट के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट था उसको खारिज कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया था कि भी जो मुस्लिम वुमेन है उसको भी डाइवोर्स अगर देता है उसका हस्बैंड तो उसको भी रीमैरिज तक जो है मेंटेनेंस प्राप्त करने का अधिकार है। जबकि हमारा जो शरीयत जो लॉ है, जो मुस्लिम का जो शरीयत लॉ है, वो क्या कहता है कि केवल इद्दत के पीरियड तक जो है मेंटेनेंस का अधिकार। इद्दत का पीरियड होता है जो डाइवोर्स के बाद जो 3 महीने या 90 दिन का जो पीरियड होता है उसको हम इद्दत का पीरियड बोलते हैं।
तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है उसको गलत बताया था। उसके बाद मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डाइवोर्स एक्ट 1986 पास किया गया सरकार के द्वारा। उसके अंदर फिर वही शरीयत लॉ को ही प्राथमिकता दी गई कि वहाँ पर लिखी वो बात बिल्कुल ठीक है। उसके बाद जो हमारे शाहबानों के जो वकील थे डेनियल लतीफ़ी, उन्होंने 2002 में एक नया मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक नई अपील इसके बारे में की, और उसमें जो जजमेंट दिया सुप्रीम कोर्ट ने, उसने कहा कि नहीं, ये जो एक्ट है ये गैर कानूनी है। जो हमारा मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन फॉर राइट्स ऑन डाइवोर्स एक्ट है उसके जो है गलत बताते हुए उस सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो मुस्लिम वुमेन है उनको जो है री मैरिज तक, डाइवोर्स के बाद री मैरिज तक जो है अपने हस्बैंड से मेंटेनेंस प्राप्त करने का पूरा अधिकार है। और इसी को जो है ध्यान में रखते हुए आगे चलकर एक केस बना, शायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 2017 का केस था, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिपल तलाक जो है मुस्लिम्स के अंदर जो ट्रिपल तलाक है, यानी तलाक की बिद्दत जो है उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया और उसको एक ऑफेंस डिक्लेयर किया। अगर आज उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई अब से जो है ट्रिपल तलाक एक ऑफेंस होगा और उसको जो भी हस्बैंड जो भी इसको करेगा तो उसको जो है कुछ दिन की या पता नहीं कुछ महीने की जो है सजा उसको दी जाएगी। तो आज हम इतना ही करते हैं। आज आपको ये वीडियो कैसा लगा, कम अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताइएगा, और कभी कोई सजेशन हो, कोई सुझाव हो तो वो भी आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। कल हम कोशिश करके बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हम कल करेंगे। आर्टिकल 31 है, 31B और 31C कल पूरी कोशिश रहेगी करने की। पूरा 2-2.5 घंटे का लेक्चर आराम से हो जाएगा, तो इसके लिए आप बिल्कुल तैयार होकर रहें। और उसके बाद हम DPSPs के अंदर आर्टिकल 45, 46 से लेकर के और आर्टिकल 51 तक का जो है टॉपिक हम कल या परसों तक पूरा करेंगे। तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा, या कोई सजेशन तो ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा ताकि जो फर्दर नोटिफिकेशंस आपको समय पर मिल सकें। बस माता पिता का इतना ही कहना चाहूँगा, माता पिता का सम्मान कीजिएगा, बड़ों का सम्मान कीजिएगा, स्वतंत्रता और संविधान के मूल्यों और उनके आदर्शों का सम्मान कीजिएगा, स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान कीजिएगा, हमारे सैनिकों का सम्मान कीजिएगा जो दिन रात हमारी रक्षा करते हैं, महिलाओं का सम्मान कीजिएगा, खिलाड़ियों का सम्मान कीजिएगा, और समय पर अपना कोरोना का टीकाकरण अवश्य करवाइए ताकि सरकार और प्रशासन का जो कोरोना के विरुद्ध अभियान है उसमें हम अपना योगदान दे सकें। जब तक जरूरी ना हो तब तक घर से ना निकलें, और निकलें तो मास्क के साथ निकलें, मास्क पहनकर निकलें। बस आज हम इतना ही रखेंगे। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट।